प्रधानमंत्री जी जहां बैठते हैं उनका जो कार्यालय है दिल्ली में, उसके पास जो इंडिया गेट है, उस इंडिया गेट की सड़कों पर उसके बगल में जो जंतर मंतर है, वहां पर देश के कुछ ऐसे परिवार के लोग जिनके बच्चों को, जिनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया या गायब कर दिया गया है, वो लोग आज अपने हक और अधिकार के लिए न्याय मांग रहे हैं। उन परिवारों में नजीब की अम्मी फातिमा जी यह सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, बताएं कि उनका बच्चा कहां है, नजीब कहां है। गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश सरकार से पूछ रही हैं कि हमारे बहन को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की जो हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में, उनके परिवार के लोग पूछ रहे हैं कि उनकी हत्या के आरोप में शामिल जो लोग हैं, भाजपा के नेता उन आरोपियों को जेल से निकलने के बाद माला क्यों पहना रहे हैं, उनका स्वागत क्यों कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर किया गया है, उसमें मारे गए पुष्पेंद्र यादव की पत्नी पूछ रही हैं कि हमको न्याय कब मिलेगा। और यहां इस मंच से, गुलबर्गा की इस महान धरती से, जो धरती मंदिरों की धरती है, दरगाहों की धरती है, मस्जिदों की धरती है, बुद्ध विहारों की धरती है, गुरुद्वारों की धरती है, चर्चों की धरती है, कर्नाटका की यह महान धरती जो बसवन्ना की धरती है, गुलबर्गा की यह महान धरती जो बंदा नवाज की धरती है, उस धरती से खड़ा होकर के मैं सरकार से पूछ रहा हूं कि मोदी जी, आपने एपीजे अब्दुल कलाम को बधाई दी है। अगर आज नजीब भी पढ़ रहा होता जेएनयू में, तो वो भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता था। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि नजीब कहां है, और इस सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में जो बोलने वाले लोग हैं, जो बोलने वाली संस्थाएं हैं, जो संस्थान हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको आज एंटी नेशनल कह करके क्यों बदनाम किया जा रहा है। जिस यूनिवर्सिटी को, जहां का मैं छात्र रहा हूं, जहां का छात्र नजीब है, उस यूनिवर्सिटी को आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा जिसमें उस यूनिवर्सिटी को एंटी नेशनल बताया गया होगा। वह जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, जो आपके टैक्स के पैसे से चलता है, उस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि सरकारी विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां पे नक्सली पलते हैं। उस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि उस यूनिवर्सिटी के ऊपर परमाणु बम गिरा देना चाहिए क्योंकि वहां पे एंटी नेशनल रहते हैं। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को कल अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार मिला है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। मेरा सवाल यह है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी से सरकार को इतनी नफरत क्यों है। सरकार को इतनी नफरत इसलिए है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके नजीब भी एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में पढ़ करके एक मजदूरिन का बच्चा भी रोड पे खड़ा होकर के, सीना तान करके, आंख में आंख डाल करके सरकार से सवाल पूछ सकता है। यह पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की ताकत होती है। और पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी ने यह बार बार साबित किया है कि अगर आप लोगों को एक अच्छी शिक्षा देंगे तो इंसान एक अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छे नागरिक से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे समाज से एक बेहतर देश बनेगा, और एक बेहतर देश से एक बेहतर दुनिया की कल्पना की जा सकती है। इसीलिए आज पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है, और उसी बर्बादी का एक नजारा आप गुलबर्गा के लोगों ने देखा। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी को कुलवर्गी जी के नाम पे रखा गया है। कौन है कुलवर्गी? कुलवर्गी का एक नाम आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से सवाल पूछने के चलते कुलवर्गी की हत्या कर दी गई, किस तरीके से सवाल पूछने के चलते गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई। और आज उसी यूनिवर्सिटी में सरकार से सवाल ना पूछा जाए, इसीलिए वाइस चांसलर ने चापलूसी करते हुए परमिशन कैंसिल कर दिया।
तो मैं वाइस चांसलर से पूछना चाहता हूं कि आपने परमिशन कैंसिल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बेसिक फिजिक्स अगर पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि जिस चीज को जितना दबाओगे वो चीज उतनी तेजी से ऊपर उठ करके खड़ा होगा। इस बात को समझ लीजिए। आइए आइए इस मैदान में और देखिए यहां का नजारा कि कैसे हजारों विद्यार्थी, कैसे हजारों नागरिक जो अमन पसंद हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, उस मैदान में डट करके खड़े हुए हैं। इतनी भी बात समझ में नहीं आती है? डिजिटल इंडिया भी आपके लिए जुमला ही है क्या? अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया हो रहा है तो आप फिजिकल स्पेस को कम कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब का क्या कर लीजिएगा? सैकड़ों लोग अभी फेसबुक पे लाइव कर रहे होंगे, इसका क्या कर लीजिएगा? और यह बात सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, सिर्फ कर्नाटका में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही होगी कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने सरकार के सामने कैसे चापलूसी करने का काम किया है। ईमान बचा लीजिए, ईमान बचा लीजिए। हिंदू और मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान खतरे में है, इसलिए ईमान बचा लीजिए। ईमान इसलिए बचा लीजिए कि आपसे पहले अगर लोगों ने अपना ईमान बेचा होता, अंग्रेजों के सामने चापलूसी की होती, अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा किया होता, तो आज यूनिवर्सिटी नहीं होती और आप वाइस चांसलर नहीं होते। किसी ना किसी को बोलने का खतरा उठाना पड़ता है और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। हम बोलेंगे, हम बोलेंगे और हम आपसे सवाल पूछेंगे। हम ये पूछेंगे कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत क्यों बनाई जा रही है? क्यों दिन रात नफरत मोबाइल पे और टीवी पे लोगों के सामने परोसा जा रहा है? क्यों दिन रात दंगा की राजनीति की जा रही है? क्यों दिन रात मंदिर और मस्जिद किया जा रहा है? हमें किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो संविधान की उस धारणा को मानते हैं कि यह हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर हम मंदिर जाना चाहते हैं तो हम मंदिर जाएंगे, हम मस्जिद जाना चाहते हैं तो हम मस्जिद जाएंगे, हम गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो गुरुद्वारा जाएंगे, हम चर्च जाना चाहते हैं तो चर्च जाएंगे, हम बौद्ध विहार में जाकर के बुद्धम शरणम गच्छामि करना चाहते हैं तो हम बुद्धम शरणम गच्छामि करेंगे। और अगर मुझे यह लगता है कि कर्म ही पूजा है तो ना हम मंदिर जाएंगे, ना मस्जिद जाएंगे, ना गुरुद्वारा जाएंगे, ना बुद्ध विहार जाएंगे। यह हमारा अधिकार है और यह अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। किसी भी इंसान को अपना धर्म मानने की पूरी इजाजत है, लेकिन धर्म के आधार पर, धर्म जो आपका एक निजी मामला है, आपका एक व्यक्तिगत मामला है, आपका एक प्राइवेट चीज है, आज उसके नाम पे राजनीति क्यों की जा रही है? उसके नाम पे राजनीति इसलिए की जा रही है ताकि इस देश के नौजवान जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वह इस देश में टीवी चैनलों का प्राइम टाइम नहीं बन सके। इस देश में जिस तरीके से रोज बरोज महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार और हमले हो रहे हैं, वो प्राइम टाइम का न्यूज नहीं बने। यह न्यूज नहीं बने कि 2014 से पहले आप तमाम लोगों को याद होगा, आपके घर के आसपास भी रिलायंस का पेट्रोल पंप खुला होगा, और 2014 से पहले वो सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए थे। जब मोदी जी आए सरकार में तो सिर्फ पेट्रोल पंप खुला ही नहीं, रिलायंस का पेट्रोल पंप चालू ही नहीं हुआ, सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम बिकने को तैयार हो गई है। इस बात को सोचिए कि जब आप के दिमाग में दंगा भरा जा रहा होता है, जब आपके दिमाग में हिंदू और मुसलमान भरा जा रहा होता है, जब आपके दिमाग में नफरत ठूसा जा रहा होता है, ठीक उसी वक्त जो आपका बुनियादी अधिकार है, पढ़ने का अधिकार, इलाज पाने का अधिकार, यहां से वहां जाने का अधिकार,
आत्मसम्मान से, सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार वो आपसे छीना जा रहा होता है। लोग पूछ रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव किस नाम पे लड़ा जा रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के मुद्दे पे नहीं, कश्मीर के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पिछले 5 साल में हरियाणा और महाराष्ट्र में जो भाजपा की सरकार रही है, उसके पास गिनाने को कोई काम नहीं है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। वो ये नहीं बता सकते हैं कि इकोनॉमी नीचे क्यों जा रही है। वो ये नहीं बता सकते हैं कि इस देश में 1 साल में 5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं और 1,50,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलेगा, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, ये तमाम सवाल आज गायब कर दिए गए हैं। और उन तमाम सवालों को गुमराह करने के लिए ये जरूरी है कि हमको आपस में लड़ाया जाए। और एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाकर राज करने की नीति किसकी रही है? किसकी नीति रही है? अंग्रेजों की नीति रही है। बहुत सही जवाब दिया आपने। अंग्रेजों ने हमारे साथ कौन सी नीति अपनाई? डिवाइड एंड रूल। आपस में लड़ाओ, हिंदू मुसलमान कराओ, मंदिर मस्जिद कराओ, दंगे करवाओ, हिंदुस्तान के लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये कभी आजादी की मांग नहीं करेंगे। यहां से, इस मंच से हमको इस बात के लिए गर्व महसूस होना चाहिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों की उस साजिश को समझा। इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल को मुसलमानों के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं थी, लेकिन जब उनकी दोस्ती अशफाक से हुई तो वो दोस्ती ऐसी हुई कि राम प्रसाद बिस्मिल कब अशफाक उल्लाह खान हो गए और अशफाक उल्लाह खान कब राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ये पता ही नहीं चला। एक बार अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल से कहा कि यार, तुम तो हिंदी हो, तुम तो हिंदू हो, तुम्हारे यहां पुनर्जन्म की बात होती है, इसीलिए तुम कहते हो कि हे ईश्वर, मुझे बार बार हिंदुस्तानी बनाकर इस धरती पर भेजो ताकि मैं बार बार इस धरती की सेवा कर सकूं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके अपने मुल्क को आजाद करा सकूं। अशफाक ने कहा कि मेरे पास, मेरे धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं की गई है, इस्लाम में पुनर्जन्म की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर हमारी मुलाकात अल्लाह से होगी तो मैं कहूंगा कि या अल्लाह, एक जीवन और दे दे, एक बार और हिंदुस्तान के लिए फांसी पर चढ़ने का जी चाहता है। तभी तो उन्होंने कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की विरासत में सबकी कुर्बानियों का इतिहास है। इसकी विरासत साझी संस्कृति का है, साझी शहादत का है, और यह जो साझा विरासत है, इस साझे विरासत को आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह कोशिश हिंदुस्तान के साथ एक बार हुई और इस कोशिश में अंग्रेज कामयाब हुए, और जो उस वक्त के अवसरवादी नेता थे, उनके अवसरवाद के चलते हिंदुस्तान को आपस में बांटा गया है। हिंदुस्तान के लोग, है भारत के मेरे लोग, हे इंडिया के मेरे वासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को फिर से बांटने की साजिश की जा रही है। और दुख की बात यह है कि इस साजिश के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, जो लोग भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, उनको देशद्रोही कहा जाता है। और गद्दार को, कायर को आज भारत रत्न देने की बात की जा रही है। ले लो भारत रत्न, तुम्हारी सरकार है, ले लो भारत रत्न, बना लो अपने नाम पे यूनिवर्सिटी, बना लो अपने नाम पे सड़कें,
लेकिन इतिहास तुमसे बार बार यही सवाल पूछेगा कि ए कायरों, जब भगत सिंह फांसी पे झूल रहे थे तो तब तुम अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। यह इतिहास बार बार तुमसे पूछेगा। इतिहास इनके पक्ष में नहीं खड़ा है, इसीलिए ये चाहते हैं कि इतिहास पढ़ाने वाली यूनिवर्सिटी को ही बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सुबह सुबह जाकर के शाखा में प्रणाम करने वाले लोग हैं, उनको वाइस चांसलर का अच्छा पोस्ट दे दिया गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को तबाह इसलिए किया जा रहा है कि जब इस देश का जो शोषित पीड़ित आवाम है वो इतिहास पढ़े और सवाल पूछे कि हमारा इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, तो उस सवाल को गुमराह किया जा सके। अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भाषण दे रहे थे इसी तरह के मंच पे खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि लिंचिंग भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है। ठीक बात है, लिंचिंग अंग्रेजी का शब्द है, भारतीय परंपरा का शब्द नहीं है। लेकिन ए मोहन भागवत जी, सुबह उठ करके डंडा लेकर के जो आप शाखा में ऐसे करके हाथ उठा के प्रणाम करते हैं, यह कौन सी भारतीय परंपरा में प्रणाम करने का तरीका है, यह हमको समझा दीजिए। जो आप फुल पैंट पहनते हैं, पहले हाफ पैंट पहनते थे और शर्ट पहनते हैं, काली टोपी लगाते हैं, वो कौन सी भारतीय परंपरा का परिधान है, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसके आंख में धूल झोंक रहे हैं? हिंदुस्तान के आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान है, इसके आंख में धूल झोंकने का प्रयास एक बार सिकंदर ने भी किया था, मुंह खा करके वापस गया था। आप भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये बार बार क्या करते हैं? अपने कारनामों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को ढकने के लिए हमारी महान बहादुर भारतीय सेना का नाम लेते हैं। अभी आप में से कई सारे लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। एक बहन है हमारी, सीआरपीएफ में काम करती है बेचारी, और उसके मुंह से यह कहा गया कि मैं कन्हैया के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ना चाहता हूं। कोई जाए और कन्हैया के सीने में तिरंगा झंडा गाड़ दे, मेरे सीने पे अगर इस देश की आन बान शान तिरंगा अगर गाड़ा जाएगा तो इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं खुशी खुशी इसको स्वीकार करूंगा। लेकिन बहन, यह बताओ, मैं तुमको तुम्हारे इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं, ना मुझे तुमसे कोई शिकवा है ना शिकायत है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन तुम जिस युग में रहती हो, यह युग सूचना का युग है। कहते हैं कि इंफॉर्मेशन का टाइम है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, मिस इंफॉर्मेशन पहुंचा है। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचा होता तो तुमको पता होता मेरी बहन कि जिस सीआरपीएफ में तुम काम करते हो, उसी सीआरपीएफ में काम करते हुए मेरा एक भाई वीर गति को प्राप्त हुआ था, उसको शहादत हुई थी। तुम हमारे खिलाफ नहीं बोलती, तुम हमारे साथ आकर के खड़ा होती। तुम सिर्फ हमारे साथ आकर के नहीं खड़ा होती, तुम तेज बहादुर यादव के साथ भी जाकर के खड़ा होती, जिसने कहा कि हमको अच्छा खाना नहीं मिलता है, और यह बात बोलने के चलते उसको उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यह इस देश की हकीकत बनती जा रही है कि जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है। लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि जिस यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल बताते हैं उसको नोबेल मिल जाता है, जिस चैनल को इंटरनेशनल बताते हैं, जिस पत्रकार को इंटरनेशनल बनाते हैं, उसको मैग्सेसे पुरस्कार मिल जाता है। सच की बात को, सच की आवाज को कोई नहीं छुपा सकता है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, लोगों के हाथ में आप तिरंगा के नाम पर जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति है उसको जो आप खराब करने की कोशिश कर लें, ये कोशिश में आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। हमको मालूम है कि आपके पक्ष में चीजें चली गई हैं। पक्ष में चीजें कैसे चली गई हैं?
तो आपको जो आज सत्ता करने का मौका मिला है, उसमें सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं है, उसमें विपक्ष का नकारापन भी शामिल है। अगर विपक्ष का नकारापन नहीं होता, अगर विपक्ष ने ऐतिहासिक गलतियां नहीं की होती, तो आज आपको सत्ता पे काबिज होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन याद रखिएगा कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डरा सकते हैं। जो लोग राजनीति में भ्रष्टाचार करके पैसा जमा कर लिए हैं, उनको आप ईडी से धमका सकते हैं, उनके घर पे आप सीबीआई भेज सकते हैं। लेकिन हम तो कबीर को मानने वाले लोग हैं। कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। हम ईडी से नहीं डरने वाले हैं गुरुजी, हम सीबीआई से नहीं डरने वाले हैं, हम आपके फर्जी मुकदमों से नहीं डरने वाले हैं। और इस देश का जो नौजवान है वह सवाल पूछेगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आप जितना भी नफरत का नशा चढ़ा लीजिए, नशा कैसा भी हो अगली सुबह उतर जाता है। वो सुबह आएगी और इसी देश के नौजवान आपसे सवाल पूछेंगे। जैसे अभी पंजाब और महाराष्ट्र बैंक के लोगों का जो पैसा लूट लिया गया, आज ही एक दुखद खबर आई कि उसमें एक खाता धारक जिसका 80 लाख रुपया जमा था, उसकी मौत हो गई। वो जो खाता धारक हैं, जो बार बार आज आकर के कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मोदी जी हम आप ही को वोट दिए थे, हमारा पैसा वापस करा दीजिए, ये आवाज सिर्फ एक जगह से नहीं, हर गांव से हर घर से निकलने वाली है। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी प्रचार आप कर लीजिए, करोड़ों अरबों रुपया आप बर्बाद कर लीजिए, लेकिन आपका सच सामने आएगा। एक मजेदार चीज आपने देखा है, मोदी जी के प्रचार पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है यह बताने के लिए कि मोदी जी गरीब थे। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है कि मोदी जी गरीब थे। ए देश के गरीबों, मोदी जी गरीब थे, तुम गरीब हो, और वो तुम्हारे पैसे से ही तुमको बता रहे हैं कि वो गरीब थे। इस दुष्प्रचार का शिकार मत बनिए, सच से सवाल कीजिए। मोदी जी अगर गरीब थे तो गरीबों के प्रति उनको यदि संवेदना है, अगर वो चाय बेचते थे, यदि उनकी मां मजदूरन थी, तो आज जो मजदूर हैं, आज जो चाय बेचने वाले हैं, आज जो देश के गरीब हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकारी स्कूल कॉलेज के बजट को खत्म कर देते हैं तो किसका बच्चा नहीं पढ़ता है? अमीर का बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है कि गरीब को बच्चा को पढ़ने में दिक्कत होता है? जब आप रेलवे बेच दीजिएगा तो किसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी? अमीर को दिक्कत होगी कि गरीब को दिक्कत होगी? गरीब को दिक्कत होगी ना। तो मोदी जी जब आप गरीब थे तो जो गरीब हैं उनके ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, यही हमारा सवाल है, यही हमारा प्रश्न है। करोड़ों रुपया प्रचार में खर्च करते हैं, जिधर देखिए उधर तमाशा। बाहर जाएंगे तब तमाशा, देश लौट करके आएंगे तब तमाशा। ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नहीं चला रहे हैं, तमाशबीनों की टोली बना करके चले हैं। भाई बजाओ ताली, तमाशा चल रहा है। अरे एक काम तो गिनाइए साहब, आप अपने वादे पे खड़ा उतरिए। मैं पहला आदमी होऊंगा जो आपका विरोध नहीं करूंगा। मैं आप कहें तो मैं आपको एफिडेविट बना करके दे देता हूं कि जो बात आप बोलते थे उसमें से आप कुछ बात तो लागू कर दीजिए। मोदी जी के पुराने भाषण को सुनिएगा। मोदी जी कहते थे कि अगर देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होता तो रुपया कभी नीचे नहीं जाता। मन करता था कि बाप रे बाप, ये आदमी कब देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और जब प्रधानमंत्री हो गए हैं, रुपया रोज नीचे जा रहा है, तब एक सवाल नहीं बोल रहे हैं कि रुपया क्यों नीचे जा रहा है। जब मुख्यमंत्री थे तो भाषण देते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं आधार योजना को लागू नहीं होने दूंगा।
आए भी, आधार योजना लाए भी और मरे भी नहीं हैं, एकदम जीता जागता खड़े हैं। जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि जीएसटी सबसे खराब योजना है, इसको कभी नहीं लागू होना चाहिए। अब सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, जीएसटी लागू कर दिए हैं और उनको मालूम है कि जीएसटी में गड़बड़ी है। आपको मालूम है, सैकड़ों बार उसमें परिवर्तन किया गया है, सैकड़ों बार। सरकार खुद बजट लेकर के आती है और कहती है कि कॉर्पोरेट टैक्स लगाने से देश को फायदा होगा, इसीलिए हमने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया है। और जब मंदी आती है तो चुपचाप जो फिनेंस मिनिस्टर हैं चुपचाप कॉर्पोरेट टैक्स को घटा देते हैं, देश को पता नहीं चलता है। अरे अपनी बात पे तो टिके रहते। एक कहावत बार बार कही जा रही है, बार बार एक कहावत कही जाती थी कि झूठों की बात पे और घोरों की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये झूठों की बात की जगह ये हो गई है कि भाजपा की बात पे और घोड़े की लात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बात हमको बता दीजिए जो इन्होंने कहा हो और जिस पे ये टिके हुए हों। और मजेदार बात ये है कि मोहन भागवत अपने भाषण में गौतम बुद्ध को याद कर रहे थे, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को याद करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इनको बुद्धिज्म में बड़ा भरोसा है। प्रधानमंत्री भी बाहर गए तो कहा कि हमने दुनिया को बुद्ध दिया है, देश में आए कहे घर में घुस के मारेंगे। बताइए, सुनते हैं कि नहीं? ये भाषा सुनते हैं कि नहीं? घर में घुस के मारेंगे। अरे घर में घुस के मारेंगे, इसका बुद्ध से क्या लेना देना है? जो दिन रात युद्ध की बात करता हो उसको बुद्ध कहां से समझ में आएगा? बुद्ध तो कहते थे सत्य और अहिंसा की बात, ये तो करते हैं झूठ और हिंसा की बात। बताइए इनको बुद्ध से क्या लेना देना है? और बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि सत्य वो नहीं है जो आप बोलते हैं, यहां खड़ा होकर के हम कुछ भी बोलते हैं। सत्य वो है जो हम करते हैं, और इनके करने और बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। बोलने के लिए तो ये भी कह दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, बोलने के लिए तो ये भी करें कि जो है महात्मा गांधी को महान साबित कर दें, लेकिन अपनी शाखाओं में लोगों को सिखाते हैं कि महात्मा गांधी बहुत खराब आदमी था और गोडसे की पूजा करते हैं। तो इनकी कथनी और पानी सरकार को पिलाना है, मेहनत का पसीना है, टेंशन मत लीजिए। मैंने कौन सा हम लोग जो है मतलब एयर कंडीशन में पैदा हुए हैं कि पसीना नहीं निकलेगा? खेत खलिहान के आदमी है, पसीना निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? निकलने दीजिए पसीना। हम लोगों का जो भी है सब सामने है। कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण का कोई जरूरत नहीं होता है। तो हम लोग सब सामने है, जो बात है सो है, इसमें छुपाने करने की कोई बात है नहीं। तो कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आप एक चीज महसूस करते होंगे कि आज जो सच है उस सच को छुपाने के लिए एक झूठ का आडंबर रचा जा रहा है, बहुत बड़ा आडंबर रचा जा रहा है झूठ का। सवाल यह है कि यह झूठ का आडंबर क्यों रचा जा रहा है? झूठ का आडंबर इसलिए रचा जा रहा है कि हर चुनाव में जब चुनाव आए तो बात इस पे नहीं हो कि कौन अच्छा है, बात इस पे हो मोदी नहीं तो कौन। आपने देखा होगा 2019 के चुनाव के वक्त भाजपा के लोगों के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। किसी भी पान की दुकान पे खड़ा होकर के आप उससे पूछते कि यार सब बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं पैदा हुई, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये बात ठीक लगती है? तो भाजपा के कार्यकर्ता का जवाब होता था
कि देखो तुम्हारी सब बात ठीक है, लेकिन मोदी नहीं तो कौन, यही जवाब होता था ना। और अभी भी देश में क्या जवाब है? ठीक है, सरकार कोई काम नहीं कर रही है, मोदी नहीं तो कौन, यही पूछा जाता है ना। ये अपने आप तैयार नहीं हुआ है, इसको तैयार करने के लिए पैसा खर्च किया गया है, इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कैसे होता है ये मैं बताता हूं। सिनेमा आप लोग देखते होंगे, हैं? सपोज कीजिए कि मेरे बाप के पास बहुत पैसा हो और हमको शौक हो हीरो होने का, तो मेरा बाप क्या करेगा? मेरा बाप किसी डायरेक्टर को पकड़ेगा, है सुनो एगो कहानी लिखवा के लाओ, मेरा बेटा हीरो होगा, हैं? हमको तो आप देख ही रहे हैं 5 फुट 5 इंच, हैं? तो हीरो जैसा हाइट तो मेरा है नहीं, लेकिन हमको हीरो होना है, तो हम हीरो कैसे होंगे? तो हम 4 फुट 5 इंच का आदमी खोज करके लाएंगे, तब न उसके सामने हम लंबा दिखेंगे। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी आप हिंदी सिनेमा का गाना देखिएगा, हीरोइन जैसी हो उससे ज्यादा खोज करके महिला को लाया जाता है। खराब मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं खराब किसी को नहीं मानता हूं, लेकिन उससे तुलना में देखने में वो अच्छी ना लगे, और थोड़ा उसमें मेकअप, पाउडर, लिपस्टिक ये सब भी लगाया जाता है, और वो बेचारी अपना पीछे में ऐसे ऐसे कर रही है, तो सारे दर्शक का नजर किस पे रहता है? हीरो पे नहीं, हीरोइन पे नजर रहता है। अब पीछे में जो 20-25 को नाच रहा है उसको कोई नहीं देखता है, उसको 200 रुपया दे करके बुला लिया, उसको कोई नहीं देख रहा है। अब टीवी पे अगर दिन रात आपको मोदी मोदी चलेगा, तो आपके दिमाग में क्या लगेगा? आपको लगेगा कि इसके अलावा तो हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, यही हीरो है, यही है मेरा जूता है जापानी, इसी को प्रधानमंत्री चुनना चाहिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके साथ यही हो रहा है ना। अब दिन रात टीवी पे होगा मोदी मोदी, भोरे गुड मॉर्निंग फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, और शाम को जो है गुड नाइट ससुराल के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी, पेट्रोल पंप पे मोदी, टीवी पे मोदी, पान दुकान पे मोदी, ऑफिस में मोदी, तो आपका दिमाग अपने आप कहने लगेगा मोदी मोदी मोदी। सिनेमा देखते हैं ना आप, इस प्रयोग को जाकर के कीजिएगा आज अपने घर में, कि एक गाना चलाइएगा और देखिएगा कि हीरो के पीछे में 50 को लौंडा नाच रहा है, एकदम बढ़िया कमर हिला रहा है, हो सकता है कि हीरो से ज्यादा अच्छा डांस कर रहा हो। कौन देखता है उसको? क्योंकि हीरो को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। ये जो सामने में कैमरा पे काम कर रहे हैं, ये लोग बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, इनको बहुत नॉलेज है, आपको बता देंगे कि कैसे जो है पीछे बैठे हुए सब आदमी को ब्लर कर देंगे और मेरा ही मुंह रहेगा। तो आपको अगर यह लग रहा है कि आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे यह सवाल किया गया है, क्वेश्चन भी सेट है और आंसर भी सेट है। देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? ए नरेंद्र मोदी, बी जो भाजपा का सबसे अच्छा नेता हो, सी जिसको आरएसएस बहुत प्यार करता हो, डी जो पूंजीपतियों का दुलारा हो, और ई उपरोक्त सभी। तो आपके पास ऑप्शन ही एक है। और आप हमको बताइए कि ये हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जब आप चलेंगे ना, तो इतनी भाषाएं हैं जितना आपका उम्र नहीं होगा। कितना उम्र होगा ज्यादा से ज्यादा आपका? 30 साल 35 साल है? हजारों भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, हजारों भाषाएं, हजारों संस्कृति हैं, हजारों बोलियां हैं, और हजारों साल का इतिहास जिस देश के पास हो, उस देश में अगर यह कहा जाता है मोदी नहीं तो कौन, यह शर्म की बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। 135 करोड़ का देश है और इस देश में हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प है, लेकिन हमको विकल्प देखने नहीं दिया जाता है। बार बार हमारे सामने एक ऐसा विकल्प रखा जाता है कि हम अपने आप उस विकल्प की तरफ चले जाएं जिस विकल्प की तरफ हमको भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ठंडा मतलब
कोका कोला, कोका कोला होता है ठंडा मतलब है? नारियल पानी नहीं होता है? लस्सी, सत्तू, दही, ये सब ठंडा नहीं होता है? मिश्री, सब ठंडा होता है कि नहीं होता है? तो कोका कोला कैसे ठंडा मतलब हो गया? क्योंकि आपके दिमाग में डाल दिया गया। कॉलेज की दीवार पे ठंडा मतलब कोका कोला, आमिर खान बोला ठंडा मतलब कोका कोला, कैटरीना कैफ बोली ठंडा मतलब कोका कोला, सचिन तेंदुलकर बोला ठंडा मतलब कोका कोला, पूरा देश बोल रहा है ठंडा मतलब कोका कोला। ऐसे देश चलेगा? अब की बार भाजपा सरकार नहीं है साहब, अब की बार विज्ञापन की सरकार है। आप ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। और ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं होता है। कोई अगर आपका दोस्त हो तो उसको पूछिएगा कि अखबार में अगर हम अपना फोटो छपवाना चाहते हैं तो कितना माल लगेगा, बताना जरा, कितना पैसा लगेगा? 10 सेकेंड अगर टीवी पे आएंगे तो कितना पैसा लगेगा? विपक्ष कमजोर है, ये ऐसा सच नहीं है। 70 साल मान लीजिए कोई पार्टी राज किया हो, अचानक से वो कमजोर कैसे हो गया है? क्योंकि उसको जो मजबूत बनाने वाली शक्तियां थी ना, वो अपना पाला बदल लिया है। मेरी बात समझे? कि जो उसको मजबूत बनाने वाली शक्तियां थी, उसने कहा कि अब हम इस घोड़े पे दांव नहीं लगाएंगे, हमको नया घोड़ा चाहिए। तो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, अब पूरा देश बोला अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और कब अन्ना अन्ना होते होते मोदी मोदी होने लगा, देश को पता ही नहीं चला। हो गया मोदी मोदी, आ गए मोदी जी। और वादा क्या करके आए? सबका साथ सबका विकास। अल्ले दनादन जो है, लोगों को कभी मांस के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे उनकी हत्याएं होनी शुरू हो गई। विकास तो गया तेल लेने के लिए, इकॉनमी नीचे चली गई है, लगातार कंपनियां बंद हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की खबर है कि 25,000 होमगार्ड को नौकरियों से निकाल दिया गया है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने आया हूं कि देश खतरे में है, बचाइए इस देश को। हो सकता है कि आपके पास कोई चुनावी विकल्प नहीं हो, कोई अल्टरनेटिव इलेक्टोरल ऑप्शन नहीं हो, लेकिन यह देश हम सबका है, यह संस्कृति हमारी है, यह परंपरा हमारी है। इस देश में हजारों साल से सभी धर्म के लोग मिलजुल करके रहते आए हैं। ज्यादा दूर मत जाइए, अपने ही शहर को देखिए आप, कि आपके शहर में मस्जिद है, मंदिर है, दरगाह है, गुरुद्वारा है, चर्च है, बुद्ध विहार है। यह हिंदुस्तान है जिसको गुलबर्गा रिप्रेजेंट करता है। इस बात को समझिए, बचाइए इसकी संस्कृति को। लोग हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके शहर में। बचाइए इस संस्कृति को, बचाइए इस देश को। यह जिम्मेवारी आज आपके कंधे पे है। और इसको जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो तोड़ने वाले लोग बड़ी चालाकी से, जो इसको बचाने वाले लोग हैं, उनको ही टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रहे हैं। एक बार हमको एक पत्रकार ने पूछा कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं क्या? हम बोले हम किसी के टुकड़े पे नहीं पलते हैं, माँ बाप की मेहनत से पैदा हुए हैं, माँ बाप की मेहनत से जो है पाले पोसे गए हैं, और देश की जनता के पैसों पे पढ़े हैं, किसी के टुकड़े पे नहीं पलते हैं। जो लोग दूसरे के टुकड़ों पे पलते हैं, वही दूसरों को टुकड़े टुकड़े बोलते हैं। हम इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात तक इसको एकजुट करने की बात करते हैं। और हम ये कहते हैं कि कमाएगा सो खाएगा, लूटने वाला जाएगा। और ये जो लूटने वाले लोग हैं, उनकी साजिशों को नाकाम करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, और हमारा अधिकार समानता का अधिकार है, न्याय का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है, सबको शिक्षा मिलने का अधिकार है। इन सवालों पे हम ये लड़ते हैं। हम जब कहते हैं कि इस देश में अंबानी का बेटा का 1 वोट और जूता सिलने वाले की बेटी का 1 वोट, तो इस देश में अंबानी के बेटा के लिए अलग स्कूल क्यों और जूता सिलने वाले के लिए अलग स्कूल क्यों? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है, हिंदुस्तान चंद्रमा पे पहुंच गया है, लेकिन आज भी लोग गटर में उतर करके अपना जान क्यों दे रहे हैं? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं
कि यह देश अगर हमारे शरीर की तरह है तो इसका कोई भी अंग अगर जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है तो वो स्वस्थता की नहीं, विकलांगता की निशानी है। कोई भी समाज एकजुट तभी रह सकता है, तभी वह समाज बेहतर हो सकता है, तभी वह समाज शक्तिशाली हो सकता है जब हम उस शरीर के एक एक अंग को बराबरी के तौर पे लें जैसा शरीर के साथ होता है। ऐसा होता है क्या कि बायां उंगली को काटें तो दर्द नहीं होगा और दायां उंगली को काटें तो दर्द होगा? ऐसा होता है क्या? फिर ऐसा आप अपने जीवन में कैसे कर पा रहे हैं कि आपकी जात का कोई मरता है तो आपको तकलीफ होता है, दूसरी जात का मरता है तो आपको तकलीफ नहीं होता है? मैं कहता हूं कि किसी भी जात और धर्म से पहले आपका जात और धर्म कोई है तो वो मानव है और आपका धर्म मानवता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस मानवता को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए और अपने बुनियादी हक और अधिकार के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पे आना होगा और बार बार इस सरकार को बताना होगा कि तुमको चुन करके अगर गद्दी दिए हैं तो छीन करके गद्दी ले भी सकते हैं। इस बात को याद रखना। इसी लोकतांत्रिक स्पिरिट को याद करते हुए, इसी डेमोक्रेटिक इथॉस को याद करते हुए और एक बार फिर से इस महान धरती को बसवन्ना और बंदा नवाज की इस महान धरती को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद।